हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर क्लासेस। आज हम जीएस के बारे में समझेंगे। जीएस सारे एग्ज़ाम में एटलीस्ट 30 to 50 नंबर कंटेंट करता है। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे में 30 से 50 नंबर कंटेंट करता है। वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं हम लोग देखेंगे। एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर, वो लेक्चर होगा पॉलिटी का। पॉलिटी में हम लोग प्रेसिडेंट को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में से, पॉलिटिकल साइंस में से, जो कि 6 से 8 नंबर कंटेंट करता है। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें सरकार के अंग के बारे में समझ सकेंगे, जिसके बाद हमें प्रेसिडेंट समझने में बहुत आसानी होगी। तो सरकार के अंग क्या क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होती है, उसको हम लोग पहले देखेंगे। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में सरकार के अंग। जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है या सरकार के अंग, वो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार होती है। क्या क्या होते हैं? पहला होता है लेजिस्लेटिव, जिसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका, अच्छा, लेजिस्लेटिव या विधायिका क्या होती है? वो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, जिसमें वो कानून बनाते हैं, उनको हम लोग विधायिका बोलते हैं या लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? एमएलए और एमपी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को देखेंगे, वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो काम होता है वो मोस्टली ये काम होता है कि जो कानून पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव में पास किया गया है, उस पर फाइनल नोट देना, फाइनल हाँ करना। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग देखें अभी के सिनेरियो में, जो कि जनवरी दिसंबर में चल रहा था, हम लोग देखें कि जब स्टार्टिंग में जब प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे तो CAB उसको बोला जाता था, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल बोला जाता था। क्यों बिल बोला जाता था? क्योंकि उसको पार्लियामेंट में उस समय रखा गया था। फिर जब वो लागू किया गया तो CAA कहा जाने लगा। क्यों CAA कहा जाने लगा? मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया था, इस पर लास्ट साइन कर दिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई कानून लागू होता है, हम लोग देखते हैं ना, उसमें लिखा होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF लिखा होता है, और उसका डेट होता है जिस दिन राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तो WEF लिखा होता है। इसका मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका मतलब कि कोई भी जो बिल है, कोई भी जो कानून हम लोग पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव में रखते हैं, विधानसभा में रखते हैं, उसका लास्ट में जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आते हैं PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अच्छा, आप लोगों का एक काम होगा कि आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग राष्ट्रपति का नाम, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल कौन है इस समय, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जुडिशरी। जो थर्ड पार्ट है वो होता है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये तीनों अलग अलग हैं, इनको हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे।
ठीक है। ये न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट आ गया, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, इसको हम लोग अलग क्लासेस में देखेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हमको एग्जीक्यूटिव देखना है। अच्छा, ये जो एग्जीक्यूटिव में लिखा हूँ ये सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं। तो अभी हम लोग इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में एक्चुअली हम लोग जैसे इंडिया में सापेक्ष में देखा जाए तो प्रेसिडेंट को हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि रबर स्टैंप होता है प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं वही मानता है। तो ये सही बात है, इसको अभी हम लोग समझेंगे और चीज़ों में। पहले हम लोग इसका जो बेसिक स्टार्ट है उसको देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव या मतलब यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। जो कि आर्टिकल 52 से 78 को डील करता है, ठीक है। मतलब 52 78 क्या डील करता है? डील विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो केंद्र की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है उसको डील करता है। इसमें जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोग जो देखेंगे पार्ट जो है उसमें आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में कौन संविधान में, कौन से अनुच्छेद में बताया गया, कौन से आर्टिकल में बताया गया। तो हमको याद रखना है आर्टिकल 52 में लिखा है देयर शैल बी प्रेसिडेंट, मतलब भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि एक मतलब भारत में प्रेसिडेंट होना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लें कि राष्ट्रपति जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को दूसरा भी हम लोग नाम बोल देते हैं नॉमिनल हेड। अब नॉमिनल हेड क्या होता है भैया, समझते हैं। नॉमिनल हेड या नाम मात्र मुखिया कह सकते हैं, या नाम मात्र प्रमुख। अच्छा, ये नाम मात्र प्रमुख क्या है भाई? नॉमिनल हेड क्या है? क्वेश्चन आपका आता है कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, तो हम लोग को बताना है राष्ट्रपति बताना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बार बार फ्रेम होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन कर दिया गया है, तो हम लोग को छोटी छोटी चीज़ें देखना है, ठीक है। तो नॉमिनल हेड क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो एक्चुअली क्या है कि नॉमिनल हेड या फॉर्मल भी कह सकते हैं हम लोग, और फॉर्मल हेड एक्चुअली क्या है, जो राष्ट्रपति है उनके जो पावर है, राष्ट्रपति के पास बहुत से पावर दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसको अलग से आप लोग नोट करके लिखिएगा, ये अलग से है, इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉमिनल हेड को समझाने के लिए। नॉमिनल हेड या फॉर्मल हेड किस लिए हम इनको कह रहे हैं? इनके पास पावर जो है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम लोग विधायिका शक्ति बोलते हैं, विधायिका शक्ति। दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति, इमरजेंसी पावर। इस तरह से इनके पास 6-7 पावर हैं, उनको हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम एग्जांपल में देख रहे हैं क्या क्या पावर हैं।
ठीक है। इमरजेंसी पावर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग क्लास लगेगा जिसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये जो पावर है, ये जो पावर इनको मिली हुई है, ये तभी इसको लागू कर सकते हैं किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कर सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से इनको नॉमिनल हेड बोला जाता है, इसी वजह से इनको नॉमिनल हेड बोला जाता है या फॉर्मल हेड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अभी मैंने बताया कि किसके एडवाइस पे ये सारे पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के एडवाइस पे ये सारे पावर को जो है यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड या फॉर्मल हेड बोलते हैं, नाम मात्र का प्रमुख बोलते हैं। इसी वजह से जितने पॉलिटिकल क्रिटिक हैं इनको जो है बोला जाता है राष्ट्रपति की कुर्सी को कि रबर स्टैम्प का सरकार हेड होता है, ठीक है। अगर हम लोग बोलें कि रियल हेड कौन है, तो रियल हेड हमेशा याद रखिएगा, नॉमिनल हेड और रियल हेड में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि रियल हेड कौन होता है, तो याद रखिएगा जो रियल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑलवेज रिमेंबर कि रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होते हैं। और प्रेसिडेंट को कोई भी पावर अपना इस्तेमाल करने से पहले एडवाइस ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड, ठीक है, रियल हेड, ये चीज़ जरूर नोट करना है आप लोगों को कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल 52 देखा, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान, कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट। उसके आगे अब हम लोग देखेंगे उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 58 में बताया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे केवल हम उन्हें ही डील करेंगे, सारे आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखेंगे हम लोग, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, भारत का नागरिक होना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति की मिनिमम एज है वो 35 ईयर होना बेहद जरूरी है। 35 ईयर एज होना जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं बोला गया है, मिनिमम एज जो है 35 ईयर होना जरूरी है, तभी वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है क्वालिफाइड होंगे। नेक्स्ट जो है, देयर शैल बी नो प्रॉफिट, कि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसमें उनको प्रॉफिट होता हो, या ऐसा कोई अलग बिजनेस नहीं होना चाहिए अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन चाहते हैं। कोई ऑफिस होल्ड नहीं हो जाना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी ऐसा उनका बिजनेस वगैरह नहीं होना चाहिए जिसमें से उनको मुनाफा होता हो, ठीक है। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के लिए, राष्ट्रपति पद के क्वालिफिकेशन के लिए ये तीनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, राष्ट्रपति को क्वालिफाइड होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर होना नहीं है, याद रखना है, यहाँ पे एक बात को नोट रख लेना है कि मेंबर होना नहीं है, मेंबर होना नहीं है, ठीक है। बस जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब अगर लोकसभा का आपको मेंबर होना है तो जो भी एलिजिबिलिटी होती है उसको क्वालिफाइड करना बेहद जरूरी है, ठीक है। बस ये चीज़ को पॉइंट को याद रखिएगा, मेंबर होना नहीं है। अगर मेंबर है वो तो उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा, जो हमारा अगला आने वाला पॉइंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये 4 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं कि एक क्वालिफिकेशन के लिए, राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है कि उनको मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है।
35 ईयर होना जरूरी है, कोई ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट ना हो उनका। दूसरी बात ये कि क्वालिफाइड हो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, कि मेंबर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए वो क्वालिफाइड हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इलेक्शन होता है। इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें जनता वोट नहीं करती है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है। अब एक चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल अभी देखें तो ये देखिए, प्रेसिडेंट एक तरफ करते हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमको पता है प्राइम मिनिस्टर जो है जनता द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हमको पीएम मिलता है। प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हम डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर मान लीजिए दोनों लोग जनता के वोट से अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा झगड़ा होगा पावर को लेके, कॉन्फ्लिक्ट होगा पावर को लेके। ठीक है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा पावर को लेके कि कौन जो भी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, जितने भी पावर होते हैं उनमें राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर में झगड़ा होना ही होना है। इसीलिए इनके पोस्ट को नॉमिनल बनाने के लिए, मतलब नाम मात्र का बनाने के लिए, इनके इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इन्हें चुना जाता है। उसको अभी हम लोग देखेंगे कैसा क्या प्रोसीजर है आर्टिकल 55 के बारे में, कि कौन उसमें वोट करता है, उसको भी हम लोग 5 मिनट में देखेंगे। आगे देखते हैं। ऑब्वियस ही बात, अब हम लोग को जैसे पता है, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी इलेक्शन होता है, जैसे हम नॉर्मली अगर विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं या एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना जमानत जब्त हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, प्रेसिडेंट है तो उसको भी तो कुछ जमानत राशि रखनी पड़ती होगी। तो वो उनकी जो जमानत राशि इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ ये RBI के पास रखा जाता है जमानत के तौर पे। अगर 15,000 रुपये इनको जमा किया जाता है RBI के पास, अगर वो 1/6 वोट से कम पाते हैं, 1/6 मतलब नीडेड है, इतना ज़रूरी है, अगर इससे कम पाते हैं वो, तो ये जो 15,000 जमानत राशि है वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कम पाते हैं तो ये राशि जब्त हो जाएगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोरफिटेड। इंग्लिश में जब्त को बोलते हैं फोरफिटेड। 15,000 रुपये जो है इनकी जब्त हो जाएगी यदि अगर 1/6 वोट इन्हें ना मिले तो। अच्छा, आगे अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति, अगर मान लो कि अगर मैं एक इंडिपेंडेंट MP हूँ तो क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ राष्ट्रपति के लिए? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें जो है 50 लोग चाहिए इलेक्टर के लिए, 50 इलेक्टर एज प्रस्तावक को इंग्लिश में बोला जाता है प्रपोजर्स, कि 50 लोग जो हैं उन नाम प्रपोज करने वाले होने चाहिए, और 50 लोग और चाहिए, 50 इलेक्टर और चाहिए एज सपोर्टर। आपको भाई सपोर्ट भी तो चाहिए, इसीलिए कभी देखेंगे कोई इंडिपेंडेंटली नहीं खड़ा होता है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में रहती है और जो माइनॉरिटी में सरकार रहती है, माइनॉरिटी में जो अपोजिशन रहती है, उनके ही लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास 50 इलेक्टर भी होते हैं और 50 जो उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। मतलब टोटल याद रखिएगा, टोटल 100 लोग चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए, जो कि उनको प्रस्तावक की तरह हो, प्रपोजर हो और सपोर्टर हो, जो उनको सपोर्ट कर सके, जिसको हम लोग सेकेंडर भी बोल सकते हैं कि हाँ इनकी जो है अगर किसी को मान लीजिए रामनाथ कोविंद हैं तो उनको 50 इलेक्टर मतलब प्रपोजर भी चाहिए हुए होंगे और 50 जो है सपोर्टर भी चाहिए होंगे, सेकेंडर भी चाहिए होंगे, जो कि उनके साथ उनको नॉमिनेट कर सके। टोटल 100 लोग की आवश्यकता होती है। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही शुड नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं पार्लियामेंट में, अगर मान लीजिए वो मेंबर होते हैं तो उनको वो पद छोड़ना होगा, एमपी का पद या एमएलए का पद छोड़ना होगा अगर उनको प्रेसिडेंट बनना है तो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि जो उनके अलाउंसेस हैं, मतलब जो भत्ता है वो कौन तय करता है? वो पार्लियामेंट तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है। जो भी राष्ट्रपति का भत्ता होता है वो पार्लियामेंट तय करती है। आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राष्ट्रपति का होता है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो वो इम्यून हो जाता है। किन चीज़ों से इम्यून हो जाता है? मतलब उनके ऊपर कोई सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है। मतलब इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आपराधिक कार्यवाही। आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग होती है, सिविल प्रोसीडिंग मतलब जैसे हो गया आपका दीवानी कार्यवाही, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो कभी उनका कोई किराए पे कुछ सामान दिए हुए हैं, कोई मान लीजिए अपना घर किराए पे दिए हुए हैं और उनका जो किराएदार है वो पैसा नहीं दे रहा है, या कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही है, या तो वो खुद किराएदार हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की प्रोसीडिंग को हम लोग बोलते हैं सिविल प्रोसीडिंग। तो अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो उनको 2 मंथ का नोटिस देना जरूरी है। 2 मंथ पहले नोटिस, 2 मंथ का नोटिस जरूरी है फॉर सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए 2 मंथ का उनको नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमें समझने की जरूरत है आर्टिकल 54 को, कि इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है, हु कैन वोट। आर्टिकल 54 बताता है कि कौन वोट करता है, मतलब हु कैन वोट। किस चीज़ में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। ये है हमारा आर्टिकल 54। तो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंटली देखेंगे पहला कि जितने भी इलेक्टेड, याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्टेड, जो निर्वाचित हैं, नॉमिनेटेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि अगर हम लोग देख लें कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे लोकसभा में अगर हम लोग देखें तो टोटल 545 अगर हैं अभी, जिसमें से 543 सॉरी लोकसभा में, हाँ सही था, 545 अगर प्रेजेंट स्टेटस है, जिसमें निर्वाचित 543 हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, नॉमिनेटेड इंसान, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। उसी तरह राज्यसभा में भी देखा जाए तो 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो इसको हम लोग देखेंगे। अभी बस हम एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं कौन वोट कर सकता है। जो कि 12 होते हैं इसमें नॉमिनेटेड, जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं वेरियस फील्ड से, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। बस इतना समझ लीजिए, जो इलेक्टेड होते हैं, जैसे इसमें 543 है लोकसभा में और राज्यसभा में इलेक्टेड है 233, तो ये केवल इलेक्टेड मेंबर जो है वोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट में लिख लेना है, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे नॉमिनेटेड अगर जहाँ भी वर्ड होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, वो आंसर गलत होगा। केवल इलेक्टेड मेंबर आपके इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉमिनेटेड, ऐसे लिख के नॉमिनेटेड लिख के कट कर दीजिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉमिनेटेड जो हैं उनको वोट नहीं करना है। अच्छा दूसरी बात, उसी तरह से जो है जो इलेक्टेड मेंबर हैं,
जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। अच्छा, हमको याद रखना है कि बहुत सारे स्टेट में 2 सभाएं होती हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो इसमें याद रखिएगा विधान परिषद के लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है, केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करते हैं, इंक्लूडिंग, याद रखना है हमको, याद रखना 2 यूनियन टेरिटरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन से असेंबली कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली एंड पुडुचेरी, केजरीवाल जी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखना ये दोनों भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दोनों जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, यहाँ पे सीएम होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आपको कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें वोट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, ये नॉमिनेटेड वोट नहीं करते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव वो असेंबली वोट करती है, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी हमको पता है जिसके सीएम होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, और यहाँ पर है 28, मतलब टोटल 30 जगह के लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेगी प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। टोटल 30 लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेगी राष्ट्रपति के चुनाव में, और आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो वोट करेंगे। बाकी की जो नेक्स्ट है वो डिटेल में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है, इलेक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।